दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़ के साथ विधानसभा यात्रा। और आज इस विधानसभा यात्रा में बैठे बैठे आपको ले चलेंगे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में और आपको बताने की प्रयास करेंगे कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास की मुद्दे क्या हैं, वहां की जनता की मांग क्या है, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या है, किस जाति का ज़्यादा दबदबा है और किस जातीय समीकरण के साथ इस विधानसभा सीट पर कौन सा पार्टी और किस प्रकार के समीकरण के साथ भारी मौजूदगी बनाएगा और इस विधानसभा सीट को अपने पाले में करने की प्रयास करेगा और 2025 में कौन जीतेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र जो है बिहार के दक्षिणी भाग में है और दक्षिणी भाग में यानी कि गया जिला के भी दक्षिणी भाग में है और झारखंड के बॉर्डर से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। देखिए इमामगंज विधानसभा के वोटर भी हैं जो है ना, कभी बाहरी और लोकल के बीच में फ़र्क नहीं समझा है। यहाँ पे जो भी लोग आए उनको वहाँ के लोगों ने प्यार दिया और जिता करके भेजा है, या फिर वो क्षेत्रीय हो या फिर वो बाहरी हो। बिहार की राजनीति के दिग्गजों को पनाह देने वाली इमामगंज विधानसभा सीट के मतदाताओं ने चुनावी उम्मीदवार के रूप में कभी बाहरी भीतरी का फर्क नहीं किया है। यही वजह है कि पटना जिले के निवासी व बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और गया जिले के महाकार निवासी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर यानी कि हम पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी समेत कई ऐसे लोगों को स्थानीय लोगों ने सिर माथे पर बैठाया है। आपको बता दें कि उदय नारायण चौधरी तो बिहार झारखंड के सीमा पर स्थित इस विधानसभा से 5 बार विधायक रहे हैं। एक से अधिक बार उन्होंने स्थानीय उम्मीदवार को ही हराया है और वर्ष 1957 में गठित इस विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक इमामगंज रानीगंज के भूपति अंबिका प्रसाद सिंह निर्वाचित हुए थे। अंबिका प्रसाद सिंह जो है यहाँ के प्रथम विधायक रहे हैं इस इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के, और उन्होंने जो है अंबिका प्रसाद सिंह जो है कांग्रेस के विरोध में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और प्रतिद्वंदी कांग्रेस की महिला उम्मीदवार चंद्रावती देवी को करीब 2000 मतों से हराया था। दूसरी बार भी अंबिका प्रसाद सिंह स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार बने और कांग्रेस के जगलाल महतो को हराया। दोस्तों इमामगंज विधानसभा क्षेत्र को जो है कोयरी समुदाय यानी कि कोयरी कुशवाहा जाति का जो है इसको नैहर माना जाता है, मायके माना जाता है। इस क्षेत्र में 144 ऐसे गांव हैं और टोले हैं जहां कोयरी जाति के लोग रहते हैं। जाहिर है स्थानीय राजनीति में कोयरी जाति की अहम भूमिका होती है। दूसरे नंबर पर दलितों खास करके भुइयां मांझी जाति की आबादी है। यादव व मुसलमानों का यहां आबादी के मामले में तीसरा नंबर है। उच्च जाति के मतदाताओं में राजपूतों का वर्चस्व है। दोस्तों आपको बता दें कि 1967 में अनुसूचित जाति के लिए ये सीट रिजर्व हुई थी और तब से ये सीट रिजर्व ही है। 1967 के चुनाव में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो गई थी। तब से आज तक इस सीट पर अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। 2008 में हुए चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के बाद भी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के स्वरूप में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय इसके कि बांके बाजार की आमस प्रखंड से लगने वाली 2 पंचायत क्रमशः बिहरगई और रोशनगंज जो पूर्व में गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के हिस्सा थी, उन्हें इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। आज की तारीख में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में डुमरिया, इमामगंज, बांके बाजार प्रखंड की सभी पंचायतें शामिल हैं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में है। झारखंड के रूप में राज्य के बंटवारे के पूर्व यह विधानसभा क्षेत्र जो है चतरा संसदीय सीट का हिस्सा था। जीतन राम मांझी ने हम के उम्मीदवार के रूप में वर्ष 2015 में अजय समझे जाने वाले तत्कालीन उम्मीदवार और प्रदेश की राजनीति के दिग्गज समझे जाने वाले उदय नारायण चौधरी को करीब 30,000 वोटों से हराया था। रोचक बात यह है कि मांझी उस वर्ष 2 जगह से चुनाव लड़े थे, तब मुकदुमपुर सीट पर उनकी हार हुई थी। दोस्तों एक बात और गौर करने वाली है कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जो है जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए 80 किलोमीटर की सफ़र तय करना पड़ता है और इधर के लोगों को गाहे बगाहे ये मांग भी उठती रहती है, गाहे बगाहे मांग भी उठाती रही है, आवाज़ बुलंद करते रहा है कि सरघाटी को जिला बनाया जाए, जिला मुख्यालय बनाया जाए, ताकि इन लोगों की जो है दूरी जो है कम हो जाए।
जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी जैसे नेताओं का निर्वाचन क्षेत्र बने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के साधनों को लेकर के है। जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी जैसे नेताओं का निर्वाचन क्षेत्र बने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के साधनों को लेकर के है। हालांकि अभी जो उपचुनाव हुए, मांझी जी जब लोकसभा सांसद बन गए, लोकसभा सीट से सांसद बन करके दिल्ली पहुँच गए, तो इमामगंज विधानसभा सीट खाली हुआ और इमामगंज विधानसभा जब सीट खाली हुआ तो वहाँ पे एनडीए और महागठबंधन में, या कहें इंडिया और एनडीए में महाघमासान टक्कर हुआ। और इस टक्कर में जीतन राम मांझी की बहू यानी कि संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी वहाँ से चुनाव लड़ी और राष्ट्रीय जनता दल तथा नए नवेले पार्टी, प्रशांत किशोर के नए नवेले पार्टी जन स्वराज के उम्मीदवार को मात देते हुए दीपा मांझी ने अपनी बढ़त बनाई और जीत दर्ज की और विधानसभा पटना पहुंची। और एक बात और गौर करने वाली बात है कि हालांकि अभी दीपा मांझी तो नई नवेली यहाँ की विधायक बनी हैं, अब नई कदम रखी हैं और इनका कार्यकाल भी छोटा है, तो इनसे विकास का उम्मीद उतना ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है। सिर्फ मात्र लगभग 1 साल के लिए ये विधायक बनी है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि समूचे पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी अंगीभूत कॉलेज नहीं है। डिग्री लेवल की पढ़ाई के लिए भी यहाँ कॉलेज नहीं है। प्राइमरी से लेकर के इंटर तक के सरकारी स्कूलों की दशा भी खराब है। शिकायत हमेशा बनी रहती है। दूर दराज के स्कूलों में प्रतिनियुक्ति और तैनाती, शिक्षक अक्सर अपने बदले दूसरे बेरोजगार युवकों को कुछ पैसे देकर के स्कूल भेजते हैं और खुद बड़े शहरों में रहते हैं। स्कूलों से शिक्षकों की अनुपस्थिति, मिड डे मील योजना और दूसरी छात्र हित की योजनाओं का कार्यान्वयन में भी पारदर्शिता नहीं दिखाई देती है। ये सबसे बड़ी समस्या। इस विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जिनका आज भी संपर्क प्रखंड मुख्यालय से नहीं जोड़ा गया है। लेवी लेने वाले बड़े गिरोह आज भी सक्रिय हैं। आज भी इमामगंज, डुमरिया और कोठी का इलाका अपराधियों की जद में है। आपको बता दूं कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता जो है 2,50,843 है और यहाँ पे पुरुष मतदाता जो है 1,32,969 है और स्त्री मतदाता जो है 1,17,865 है और पोलिंग बूथ 299 है। इस विधानसभा क्षेत्र में आने वाले प्रखंड इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, पुलिस अनुमंडल 1 जो इमामगंज में ही है। और अब एक नज़र इस विधानसभा के इतिहास पे डालते हैं और इस इतिहास के बहाने हम जानने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि 1957 में अंबिका प्रसाद सिंह निर्दलीय जीते। 1962 में अंबिका प्रसाद सिंह जो है दोबारा जीत दर्ज की, लेकिन इस बार निर्दलीय नहीं, स्वतंत्र पार्टी के साथ इन्होंने चुनाव लड़े। 1967 में डी राम कांग्रेस के पार्टी से जीत दर्ज किए। 1969 में ईश्वर दास संसोपा से जीते। 1972 में अधेश्वर राम कांग्रेस से जीते और 1977 में ईश्वर दास जनता पार्टी से जीत दर्ज किए। 1980 में श्रीचंद सिंह कांग्रेस से जीते और 1985 में श्रीचंद सिंह फिर कांग्रेस से जीत दर्ज किए। 1990 में कांग्रेस की दबदबा वाली सीट को जो है उदय नारायण चौधरी ने ध्वस्त किया और जनता दल पार्टी से चुनाव लड़े और जीते। 1995 में रामस्वरूप पासवान समता पार्टी से आए और अपनी जीत दर्ज किए। 2000 में उदय नारायण चौधरी समता पार्टी से जीत दर्ज किए। अब देखिए 2 बार चुनाव हुए। पहली बार जो फरवरी में चुनाव हुआ था उसमें उदय नारायण चौधरी जदयू से जीत दर्ज किए और दूसरी बार उदय नारायण चौधरी ही जीत दर्ज किए और जदयू पार्टी से ही दी। 2010 में भी उदय नारायण चौधरी जदयू से जीत दर्ज किए और 2015 में जीतन राम मांझी ने हम पार्टी से चुनाव लड़ करके अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ करके उदय नारायण चौधरी की किला को ध्वस्त किए। जो कहा जाता था कि उन्हें उदय नारायण चौधरी का वो गढ़ है और उदय नारायण चौधरी वो वहाँ से कभी नहीं हार सकता है। और दूसरी ये भी है समीकरण है कि कोयरी समुदाय का वहाँ पे गढ़ माना जाता है और इसी वजह से जदयू का वो गढ़ माना जाता है। तो उदय नारायण चौधरी को उस गढ़ को तोड़ने में जीतन राम मांझी सफल रहे और 2015 में जीतने के बाद 2020 में भी जीत दर्ज किए और 2020 के बाद जो है 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े। गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीतने के बाद कि दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। अब उसके बाद इस सीट पर जो है 2024 में जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में हम पार्टी के तरफ से, चूँकि पारंपरिक अब ये हम पार्टी का सीट था, तो एनडीए के तरफ से, हम पार्टी के तरफ से दीपा मांझी को टिकट दिया गया।
प्रशांत किशोर के पार्टी के उम्मीदवार को और साथ ही राजद के उम्मीदवार को धूल चटाते हुए दीपा मांझी यहाँ पे जीत दर्ज की है। अब इस विधानसभा सीट के लोगों को, अब इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की एक उम्मीद है दीपा मांझी से। इस प्रकार से युवा नेता इस विधानसभा क्षेत्र को मिला है, एक महिला नेता मिला है। युवा होने के नाते युवाओं की उम्मीद भी उतनी ही बढ़ी हुई है दीपा मांझी से। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगला जो आने वाला विधानसभा चुनाव में अब दीपा मांझी क्या फिर से यहाँ पे चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़ेगी तो कौन सा जातीय समीकरण और कौन सा विकास का मुद्दा और विकास का कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में इम्पैक्ट डालेगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।